Welcome back, dear candidates, to my YouTube channel. I am गौरव त्रिपाठी। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले हम पियाजे, कोहलबर और वाइगोत्स्की को कवर करेंगे, क्योंकि ये तीन साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनसे 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में सीटेट के। तो पहले हमने उनको कवर किया। अब हम अपने फिर से वही पैटर्न पेपर पे आ गए हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। हम उसको देखेंगे। बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व होता है पेपर। केवल वो 3 थ्योरिस्ट के वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है उसको समझने की कोशिश करिए। बस उसी के आधार पे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया था, जब इंग्लिश पेडागॉजी मैंने स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने यही बताया था कि पेपर अटेम्प्ट करते हैं जब हम, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी होती है अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो सीटेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको पढ़ने के बाद हमें उसके 4 ऑप्शंस जो दिए रहते हैं वो भी पढ़ने होते हैं। अब सीटेट में एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं उस ऑप्शन में हमें जो ऑप्शन पॉजिटिव लगता है उसी को टिक करना होता है। कई बार ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से लगभग सेम सेम चीज़ें होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन उनमें भी हमें क्या चूज करना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है। और सीटेट को सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान में कुछ बातें याद रखनी है। वो ये रखनी है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से करना होता है। मींस हम केवल क्या है, एक बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। ना तो हम कोई उस पर अधिकार जमा सकते हैं, ना उस पर हम कह सकते हैं एक ऑथोरिटी जिसको बोलते हैं वो टीचर की एक ख़त्म हो जाती है। केवल टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, बच्चे को सुविधा देता है, बच्चे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। बस इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और जब भी पेपर को सॉल्व करिए तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम अभी लेकर आए हैं, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में इंग्लिश पेडागॉजी को सॉल्व किया था। फिर मैंने ये भी बोला था धीरे धीरे हम और भी चीज़ें करेंगे, सीडीपी करेंगे, फिर हिंदी लैंग्वेज भी करेंगे, ईवीएस भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो सीडीपी पे जो क्वेश्चन पेपर को लेकर है, मीन्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अदरवाइज़ 3 या 4 वीडियोज़ में बना चुका हूँ जो सीडीपी पे ऑलरेडी हैं, उनको आप देखिएगा। और सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी। ये दिसंबर का पेपर है जो दिसंबर 2019 में हुआ था, प्राइमरी का है ये, 1st to 5th। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट जो है ये साइकोलॉजी है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। जैसा कि मैंने बताया था कि सीडीपी मीन्स सीटेट के लिए क्या है कि जब सीडीपी हम करते हैं उसमें हमें थॉर्नडाइक और पावला और स्किनर और कोहलर, ये सब नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सक्सेस अगर जल्दी चाहिए होती है तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी मिलेगी। अदरवाइज़ ये नहीं पता है तो आप घूमते रहिए इधर उधर। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पढ़ाते रहते हैं, आप पढ़ते रहिए, बस ज़िंदगी भर पढ़ते रहिएगा। और सीटेट करिए, पास भी हो जाएंगे। खैर कई लोग पास भी हो जाते हैं, कई लोग घूम रहे हैं पास हुए 90-92 नंबर ला करके। लेकिन फिर क्या आगे क्या करोगे आप? जो एग्ज़ाम होंगे के वी एस एन वी एस या आपका स्टेट का कोई एग्ज़ाम है उसके लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है। हमें वो अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में लानी है कि हमें आगे नौकरी लेनी है। मीन्स अगर हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी लड़के या जो भी कैंडिडेट्स हैं मुझसे अगर कुछ पूछते रहते हैं कि कैसे तैयारी करें क्या करें, तो हम उनको एक ही चीज़ यही बताते हैं कि सबसे पहले हमें एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पढ़ते रहिए, गोल गोल घूमते रहिए बुक्स के चक्कर में, वो काम नहीं आने वाला है। मीन्स यहाँ पे क्या है, हमें स्पेसिफिक होना है, हमें जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आपने जान लिया क्या नहीं पढ़ना है उसी दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी।
बाकी ठीक है, लोग पढ़ते रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ते रहते हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उनको ज़्यादा देर में सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक वे में पढ़ोगे, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मूल मंत्र है सक्सेस का ये। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक्चुअली हम दोनों लैंग्वेज लेकर आए हैं कि कई बार क्या होता है कि हिंदी हमें नहीं समझ आती, हिंदी में थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिख देते हैं, कुछ ऐसे टर्म यूज कर देते हैं जो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इंग्लिश को ये मानते भी हैं कि इंग्लिश को कंसीडर किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपके सामने, जो कि ये है क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मीन्स दे आर आस्किंग द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन मीन्स ग्रहण करना, अर्जन करना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, भाषा का अर्जन जन्म पूर्व अवधि तो होती नहीं है, बच्चा जन्म से पहले तो भाषा सीखता नहीं है। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर है मध्य बाल्यावस्था। अब लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज क्या होता है, स्टार्टिंग में ही तो बच्चा सीखेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही। जैसी लैंग्वेज इस अवस्था में आप सिखाओगे वैसी ही लैंग्वेज वो सीख जाएगा। घर का एटमॉस्फेयर अगर आप इंग्लिश का बना रहे हो, सब पेरेंट्स, मदर फादर या जो भी आसपास के लोग हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश सीख जाएगा। हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी सीख जाएगा वो। आप क्षेत्रीय लैंग्वेज कोई बोल रहे हो, क्षेत्रीय लैंग्वेज सीखेगा वो। तो जो भी लैंग्वेज का है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही वो सबसे ज़्यादा उसका विकास, या सबसे ज़्यादा कह सकते हो ये क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसी लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाओगे वैसी लैंग्वेज वो इसमें सीखेगा। बाद में भी सीखता है लेकिन तब टाइम लगता है। इस टाइम यहाँ पे बात करें अर्जन की। अर्जन क्या होता है, इमिटेट करके जो एक्वायर करता है बच्चा। इक्वेशन एंड लर्निंग में भी डिफरेंस होता है। इक्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ को ग्रहण करना ऑटोमेटिकली देख के, मीन्स इमिटेट करके, और लर्निंग में थोड़ा एफर्ट करना होता है, प्रयास करना होता है। तो ये चीज़ याद रखना। एक्विजिशन एंड लर्निंग में भी कई बार डिफरेंसेस आते हैं कि एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है। एक्विजिशन में विदाउट एफर्ट, बिना प्रयास के ही बच्चा सीखता है, मीन्स ऑटोमेटिकली वो ग्रहण करता रहता चीज़ों को। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग वो होती है जिसमें बच्चे को प्रयास करना होता है, उसमें सीखने के लिए उसको वर्क करना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, मध्य बाल्यावस्था होगा नहीं, किशोरावस्था होना नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि कोहलबर्ग भाई ये बहुत पूछे जाते हैं हमारे। तो ये देखो आ गए हैं यहाँ पे। जैसे क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मोरल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की ये बात करते हैं। अब इनमें से कौन सी अवस्था इन्होंने दी है, चलो पढ़ते हैं। हमने बताई थी इनकी स्टेजेस, 3 स्टेजेस बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। आप देख लेना जाके उसको मेरे वीडियो में। तो प्रसुप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज इन्होंने बात नहीं करी है। सामाजिक अनुबंध मीन्स दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ इन्होंने इसकी बात करी है। और किस में बताया है, पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी में। मीन्स 3 स्टेजेस जो बताई हैं इन्होंने, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 इन्होंने सब पार्ट बताए थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी में आता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो गया, जो कि अगर आप हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे इसको क्या है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इधर पढ़िए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मूर्त संक्रियात्मक ये किसकी है भाई, पियाजे की है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, इसका कोई मतलब नहीं है, ये शायद साइको में कहीं आती नहीं है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यही इनकी थ्योरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्या कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, किसका उदाहरण है। जब बात होती है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में,
लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो हमारे सीटीपी में आता है जेंडर रोल। मीन्स हमें जेंडर को देख करके उस पर बायस्ड नहीं होना, पक्षपात नहीं करना। तो इसका ऑप्शन जो जेंडर पक्षपात हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है शिक्षक, वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। भाई क्यों दे रहे हो, दोनों इक्वल हैं, क्या लड़का क्या लड़की। तो जेंडर पक्षपात की यहाँ पे बात हो गई। जेंडर समरूपता है नहीं, जेंडर पहचान है नहीं, जेंडर समबद्धता है नहीं, जेंडर पक्षपात की बात ये कर रहा है यहाँ पे, जेंडर बायस। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, और अगर आपको नहीं समझ में आता ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग मीन्स जो पहले से चलता आ रहा है। ये जेंडर पक्षपात क्या होता है, देखो हम लोग क्या समझते हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे। ये गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल लड़कियों को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो भी बाहर के काम कर रही हैं, प्रोफेशन में आ रही हैं, अच्छे अच्छे अचीवमेंट वो ले रही हैं हर क्षेत्र में। चाहे जो प्रोफेशन हो वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो आजकल क्या है, अगर हम उनसे कहते हैं नहीं तुम किचन का ही काम करोगी, तुम घर का ही काम करोगी, तो ये क्या हो जाता है, जेंडर पक्षपात हो जाता है। तो जब हमें जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर भूमिका को कम करना, मीन्स इस थिंकिंग को, जो स्टीरियोटाइपिक टाइपिंग की थिंकिंग है या जेंडर रोल कन्फर्मिटी जो है, इसको कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है, कैसे आप इसको कम कर सकते हो, कैसे आप लोगों को ये सिखा सकते हो कि नहीं दोनों ही इक्वल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो वो घर का ही काम करेगी, लड़का है तो बाहर का काम करेगा, लड़का भी घर का काम करेगा, लड़की भी बाहर का काम करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें स्टीरियोटाइप थिंकिंग को चेंज करना है। तो इसमें इफेक्टिव वे कौन सा है, देखिए इफेक्टिव वे पहला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। ठीक है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तो ये तो नहीं है, इसमें तो बढ़ावा ही होगा इस चीज़ को। जेंडर पृथक के ये भी पृथक भी नहीं करना है हमें, जेंडर पृथक बैठने के ये भी नहीं करना। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा। तो यही है कि जेंडर बायस क्या है, लोग बायस्ड क्यों हैं, लोग क्यों भेदभाव करते हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए हमें। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ ये गलत तरीका है। तो इसमें ऑप्शन हमारा यही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, देखो सीटेट के लिए आपको जेंडर बायस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन और क्या नाम इंडिविजुअल डिफरेंसेस और मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। इनको हालांकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आपके अंदर समझ है, जैसा कि मैंने बताया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देखना है, आप कर सकते हो आराम से, कोई टफ नहीं है। लेकिन इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या शास्त्र नियम, ये नियम वो नियम दुनिया भर के पढ़ाते रहते सीटेट के लिए। भाई रद्दी है, बकवास है, कुछ मत पढ़ो। टेट के लिए जा रहे हो तो आप पढ़ो उनको, लेकिन उसमें भी भाई हर एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से चलोगे अच्छा कर पाओगे। आप पढ़ते रहो चाहे जो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी तो ये है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप सक्रिय जिज्ञासु ये सब ना समझ पाएँ, हालांकि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों सही है, मैं समझता हूँ क्या कहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो भाई इंग्लिश पढ़ लो। विच आर द फॉलोइंग थियरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल। उसमें भी नहीं आपके समझ में आया, चलो छोड़ो, आपको ये समझ में आ गया ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। भाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक किसने दिया है, मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने बनाया है उस पर, अभी कल ही परसों बनाया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की, सीधे सीधे लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक विषय। तो ये सबसे ही आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है ये, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा
स्वयं से कहती है। अब इस वर्ड को ध्यान रखना, वो स्वयं से कहती है, किसी और से नहीं कहती है। नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मीन्स वो स्वयं से ही बोलती है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखो यहाँ पे हमने बताया था, जब हमने वाइगोत्स्की को पढ़ाया था, वाइगोत्स्की और पियाजे कुछ मामलों में अपोजिट हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो बात, जहाँ वाइगोत्स्की अगर की बात आ रही, वो अपने आप से कह रही, तो ये उसकी हो जाएगी इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। याद रखना ये चीज़, शायद मैंने वीडियो में नहीं बताया होगा, और बताया है तो अच्छी बात है, देख लेना आप उसको। इनर स्पीच मीन्स अगर बच्चा जो बात करता है वो उसकी इनर स्पीच होती है, ठीक है। और यहीं अगर वाइगोत्स्की की जगह पे पियाजे होते तो पियाजे ने क्या कहा, ईगोसेंट्रिक। जैसा कि मैंने बताया था, ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इसको हम फिर से लिखते हैं, पियाजे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित, ठीक है। जैसे कि उनकी स्टेजेस हमने 4 जो पढ़ाई थी, उसमें पहली कौन सी, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता, आत्म केंद्रित होता, अपने बारे में सोचता है। तो बस ये डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिपेंड करेगा हमारे क्या इन्होंने दिया, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बात तो स्वयं करती है, तो इन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तो इसको व्यक्तिगत वार्ता बोला जाएगा। ढांचा तो है नहीं, ये जोर से बोलना तो बोल ही नहीं रही है। ढांचा को हमने पढ़ाया था, इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या होती है, हमने बताया था, सहयोग, एक अस्थायी सहयोग जो वाइगोत्स्की बोलते हैं। और आत्म केंद्रित वार्ता भी है ये, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग है, पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पूछ रहे हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत वार्ता होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? लो भाई क्वेश्चन आ गया, बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इसका फोल्डिंग हो गया, इसका फोल्डिंग ढांचा। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाइगोत्स्की ने कहा, वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की के हैं। पहला ये 7वां क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन भी, और इससे पहले भी ये 5वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से ही आए हैं इसमें। अब हम ये देखो, जीन पियाजे आ गए भाई, चलो इनको भी करते हैं हम। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक, कौन सी स्टेज? मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल। 4 स्टेजेस मैंने बताई थी। पहली संवेदी गामक, ठीक है, जिसको हम सेंसरी मोटर बोलते हैं। दूसरी हमने बताई थी प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। तीसरी हमने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी बताई थी अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। इंग्लिश की अगर बात करें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक मीन कंक्रीट ऑपरेशनल की कौन सी इसमें इन ऑप्शंस में कौन उस चीज़ को विशेषित करता है, मीन्स कौन उसका फीचर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। तो पढ़ते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें बच्चा अपने माइंड को यूज करता है, अपने विवेक को यूज करना, जिसमें हाइपोथेटिकल वो होता है, जिसमें अपनी रीजनिंग लॉजिक को यूज करता है, जिसमें उसकी थिंकिंग डिडक्टिव थिंकिंग होती है, वो चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? चौथी, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर है संरक्षण एंड कक्षा समावेशन। याद है ये किस में है? अब ये संरक्षण और कक्षा समावेशन होता क्या है? इसमें कंजर्वेशन या क्लास इंक्लूजन है। बच्चा चीज़ों को पहचानता है उसको देखकर, मीन्स जैसे मान लो कई तरीके की टेबल्स एक तरफ रखी, कई तरीके की चेयर्स एक तरफ रखी, कई तरीके की ब्लैक बोर्ड्स एक तरफ रखे, कई तरीके की बुक्स एक तरफ रखी, तो वो चीज़ों को देख के पहचान रहा है। अब जो चीज़ जिस क्लास में आएगी उसको वो उसमें समाहित कर लेगा। हमने इसमें बताया था वो डिफरेंस करना सीख जाता था,
देख करके वो चीज़ों को अलग अलग कर लेता है, उनका वर्गीकरण कर लेता है, उनका क्लासिफिकेशन कर लेता है। ये मैंने बताया था ना जब पियाजे को पढ़ाया, पिछला वीडियो देखना। और यही आता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक, जो इनकी तीसरी स्टेज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो ये होगा। बाकी हम और भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं। आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ये किस में आता है, इनकी पहली सेंसरी मोटर। हमने बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये किसका है, फीचर पहली का। और प्रतीकात्मक खेल विचार, ये इनका दूसरी का है। जो प्री ऑपरेशनल में जैसा बताया वो सिंबल से सीखता, साइन से सीखता, जिसमें सीमेंटिक का मैंने बताया था, सीमेंटिक का यूज़, मीनिंग उनके सिंबल साइन से सीखता है। तो लो, हमने एक क्वेश्चन से इनकी फिर से चारों अवस्थाएं बता दी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, संरक्षण या क्लास इंक्लूजन। क्लासिफिकेशन बताया मैंने, मेरा पिछला वीडियो देखना जाके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पियाजे से फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। सीधी सीधी बात है, हमने स्कीमा को पढ़ाया है। दूसरा वीडियो पियाजे पे 2 वीडियो बनाए हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन बताया मैंने, उसमें आप पढ़िए। स्कीमा की इन्होंने अवधारणा दी है, जो संरचना है, जो कंस्ट्रक्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो क्या दिया है इन्होंने, स्कीमा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10th। तो ये क्वेश्चन क्या है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन, असेसमेंट, बच्चे का जो असेसमेंट हम करते हैं उसका मेन मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें जो अच्छा ऑप्शन होगा उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ग्रेड की कभी बात नहीं होती, रैंक की कभी बात नहीं होती है, सीटेट में याद रखना, काट देना इसको। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, भ्रांतियों को समझना। चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए इसको, उनकी भ्रांतियों मीन्स उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनके जो जो भी क्लैरिटी है उसको समझना। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। नो, हमें मार्क्स के बेस पे उनकी ग्रेडिंग नहीं करनी है, उनको नामांकित नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना मीन्स मार्किंग पास और फेल, ये भी नहीं है। तो अब क्या है, हमारा ऑप्शन सेकंड है, वही सबसे अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, इसी को रखेंगे। आकलन का यही उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर 11th है, जैसे इसको हम करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, सॉरी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस, मीन्स बुद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहे हैं। अब चलिए पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ठीक है, बुद्धि क्या है, एक निश्चित योग्यता, जन्म के समय ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो यार, ऐसा कहाँ होता है, बुद्धि जन्म से कहाँ निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है यार, ऐसा कैसे है कि उसको परीक्षणों से मापा कैसे जा सकता है, नहीं, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। आज तक ऐसा कोई परीक्षण हुआ ही नहीं है जो सटीक से किसी को बता दो कि इसकी बुद्धि कैसी है। नो, बुद्धि एक एकात्मक कारक था, एक एकाकी विशेषक है। नहीं भाई, एकात्मक कहाँ है बुद्धि, कई सिद्धांत लोगों ने बुद्धि के दिए हैं। अब देखो लास्ट ऑप्शन हमारा है, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बिल्कुल सही बात, बुद्धि बहुआयामी है, मीन्स मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस होती है। हमने पढ़ा है बुद्धि के सिद्धांत जो पढ़ते हैं उसमें क्या मल्टी डायमेंशनल बुद्धि होती है भाई, एंड कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है, वो सिंपल नहीं है, उसको कोई पहचान नहीं सकता। तो यही हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं भाई। रूही एक लड़की है, हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोची। एकाधिक मीन्स एक से अधिक, ध्यान रखना इस चीज़ को, मीन्स एकाधिक मीन्स एक से अधिक। यहाँ पे भी देख सकते हो मल्टीपल सॉल्यूशंस है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, मीन्स मौलिक मीन्स उसके ओरिजिनल होते हैं। रूही इन गुणों को प्रदर्शन कर रही है, तो क्या है ये, कौन से गुणों का प्रदर्शन कर रही है भाई, वो एक से अधिक समाधान, कोई समस्या है उसके पास, उसका एक नहीं कई सारे सोल्यूशन उसके पास हैं, कई तरीक़ों से सोचती है, वो मौलिक हैं, वो ओरिजिनल हैं। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, क्रिएटिविटी होती है ये। अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता है
जो किसी समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, क्रिएटिव बंदा है भाई। तो ये क्रिएटिव लड़की हो गई ना, सृजनात्मक विचारक। अभिसारक होगा नहीं, रिजिड होगा नहीं, एगोसेंट्रिक होगा नहीं। तो क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, जो कि क्या कहते हैं भाई, इनको भी हम देख रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मीक एक वंचित समूह है जिसको हम बोलते हैं डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग। तो उसके क्या है, सहभागिता कम है, मीन्स वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन, मीन्स वो बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो एक टीचर को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कहें बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए, तो होता ही नहीं सिद्धांत। हमें बच्चों को पढ़ाना, साथ में उनको मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना है, तो ये तो नहीं होगा। उस स्थिति को जैसी है स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसा कैसे, आप टीचर किस बात के हो अगर उस स्थिति को ऐसे ही आप स्वीकार कर लोगे। उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, भी गलत बात। क्यों अपेक्षाएं कम करनी है हमें, अपेक्षाएं क्यों कम करनी है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यही एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। जहाँ पर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेल हो जाता है, जहाँ पे लगता है कि इसका रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हो रहा, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है, हमें कुछ और तरीके से पढ़ाना होता है ताकि बच्चे सीख सकें। दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मीन्स एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर तरीके के, हर परिवेश से। तो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक मीन्स इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। तो ये मतलब उसमें क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं तैयार करना चाहिए भाई, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो क्या यार, कभी कभी क्यों तैयार करना चाहिए, फालतू की बात करते हो। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही पॉजिटिव सेंटेंस है बिल्कुल। अगर समावेशी कक्षा है तो हमें हमें हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट योजना बनानी है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित क्यों होना चाहिए, प्रोत्साहित तैयार कर देते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, क्यों करना चाहिए, डिस्करेज क्यों करना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है यही। पठन वैफल्य, ये बहुत पूछा जाता है। खैर, जिसको अगर हमें पठन वैफल्य हिंदी में नहीं पता है तो हम इधर अपना देखेंगे इंग्लिश क्या है, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, तारे जमी पर मूवी तो देखी होगी सबने। उसमें दिखाते हैं क्या, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, दैट इज़ द ऑप्शन थर्ड। मीन्स पढ़ने की डिसेबिलिटी इन रीडिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने किए हैं आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर दूसरा पार्ट इसी का हम लेकर आएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इनको। आप बने रहिए मेरे साथ, आसानी से, आप चिंता मत करिए, 120+ मार्क्स मारेंगे सब। हालांकि मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, और सच कहो तो मैं अपना बताऊं तो इस टाइम सीटेट के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। सिर्फ पेपर ही मैंने अरिहंत का एक पेपर सॉल्व पेपर ले लिया था, उन्हीं के पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिए। सॉल्व क्या, सॉल्व तो ऑलरेडी दिए होते हैं, उस पर पीछे ऑप्शंस दिए रहते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, उन पेपर्स को लेके बैठता था बस उसमें, क्योंकि ऑप्शन पीछे दिए रहते थे तो मैं उनको पेंसिल से टिक करता था अपने हिसाब से पढ़ के उनको। टाइम मैं वॉच भी रखता था, टाइम भी देखता था कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, और टिक करता था उसमें। तो ऐसे ही कर करके मैंने मतलब पहला पेपर किया, उसमें भी 100+, सब में 100+, बिना पढ़े ही, मतलब ऐसे ही अपने थिंकिंग से, अपने मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो पेपर को ही सॉल्व करके। हालांकि उस टाइम 2018 में जो पेपर दिया था वो इतना मतलब आसान भी नहीं था, क्योंकि अभी 2-3 बार जो पेपर आए हैं तब से वो पेपर थोड़े आसान से आ रहे हैं अब। तो मैंने 115 मार्क्स मारे थे। हालांकि मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं एक बार भरूँ, इस बार का टारगेट रहेगा 140। तो चलिए करिए इसको, फिर हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। ओके।